तो आप यहाँ पर किसी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं या चैनल की कर रहे हैं? नहीं साहब, हम तो हाँ, तो इसलिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए कि जब लोकसभा में वो गठबंधन का फायदा जिस शख्सियत को मिला था, वो शख्सियत को लगता नहीं है कि और ऐसे 5-25 एमएलए बन जाए और ऐसे 5-25 लोग चुन के आ जाएं, क्योंकि मुसलमान 5 से 15 हज़ार वोटों के फ़र्क से ही हारा है आज तक, और वो फ़र्क वंचित ही पूरा कर सकती थी। वंचित का ही, हिंदू वंचित का ही सेक्युलर तबका ऐसा था जो मुसलमान को भी वोट देने के लिए तैयार था और दिया है इसने वोट। तो ये फ़ायदा और लोगों को पहुंचना चाहिए था, वो पहुंचने नहीं देना चाचा, इसलिए एग्जिट किए। वंचित ने नहीं तोड़ी है, दरवाज़ा खोलकर बाहर को जाने वाला जो है उसको वो जिम्मेदार है। और हम नहीं चाहते कि अब आइंदा ऐसा कोई पार्टनर आए कि जो ऐसे अपना फ़ायदा करे और बाहर निकल कर चला जाए। हम ये चाहते हैं कि वंचित का और मुसलमानों का गठबंधन होना चाहिए। वंचित और मुसलमान एकजुट होंगे तो क्या कर सकते हैं, ये लोकसभा से देख लिया। अब अगर औरंगाबाद में इंशाल्लाह वंचित और मुसलमान एकजुट हो जाएंगे तो इस बल्दिया के इलेक्शन के अंदर जितनी फिरका परस्त तंजीमें सर उठा रही है ना, जो ये नाम के नाम पर और बात के नाम पर जो जहर फैला रही है, इनको ठिकाने लगाने का काम सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी ही कर सकते हैं। आने वाले आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है ये महानगर पालिका के निरीक्षक हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रवक्ता हैं, और आने वाले 27 को जो एक मोर्चा, एक आंदोलन छेड़ा गया है वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से, किसान आंदोलन, ये शाहीन बाग को लेकर, जिस तरीके से शाहीन बाग को हमने देखा कि पिछले साल एक अहंकार मच गया था सीए एनआरसी को लेकर, पूरे देश भर के अंदर लोगों ने आंदोलन किए और पूरी तरह उस पर खड़े उतरे। उसी के चलते वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक ऐलान किया है, एक पूरी तरह मैदान में उतरने का एक संघर्ष किया है। अब किसान बाग को लेकर हमारे साथ जो मौजूद हैं फारूक अहमद साहब, इनसे बात करेंगे। सर वेलकम आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। शुक्रिया बहुत। सर जो 27 तारीख जो आने वाली है, इसमें आपने एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा है किसान बाग को लेकर जी, तो उसका जो सिस्टम बनाया गया है, क्या वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से मुस्लिम समाज को लेकर, दलित समाज को लेकर, सिख समाज हो, अभी हमने दिल्ली में देखा है सिख समाज उसमें अच्छा खासा योगदान दे रहा है जी, तो यहाँ का जो आंदोलन है इसमें कितने लोग आपको लगता है कि आपसे जुड़ेंगे और वंचित बहुजन आघाड़ी की आवाज़ पर खड़े होंगे? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा ये बैकग्राउंड आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है आरएसएस की सरकार है, और हम जानते हैं कि आरएसएस फिरका परस्त तंजीम है जो इस मुल्क के और दस्तूर के, संविधान के और सेकुलरिज्म के आधार पर चलने नहीं देना चाहती है। तो फिर अब ये दस्तूर को तोड़ना है, उनको यहाँ से एक मज़हब का राष्ट्र बनाना है, तो उनकी जो साजिशें होगी उसको समझकर हमको भी अपने कदम उठाने पड़ेंगे। जब आरएसएस की सरकार या बीजेपी की सरकार मुसलमानों के ख़िलाफ़ कानून बनाती है तो कोशिश ये करती है कि मुसलमानों की सिवाय दीगर तबके उनके साथ या सपोर्ट में ना उतरें। और 70 सालों में या 100 सालों में आरएसएस ने दीगर तबकों का ये जहन बनाया हुआ है कि मुसलमान जो है वो तभी लड़ता है जब तलाक का मुद्दा होगा, मुसलमान तभी लड़ेगा जब उनके मज़हब की बात होगी, वरना दिगर मजलूमों के हक़ की लड़ाई जो है वो मुसलमान लड़ता नहीं है। ऐसा भी एक झूठा प्रोपेगेंडा आरएसएस ने मचाया हुआ है। तो अब वक्त है कि हमको उसको अगर झुटलाना है, उसको झूठा दिखाना है, तो हमको अपने कदम भी उस तरह से बढ़ा। मैं मानता हूँ कि मुसलमान एक बहादुर कौम है जिसका दीनी फ़रीज़ा है कि मुसलमानों जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ो। तो जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ना ये हमारा जमहूरी फ़र्ज़ है, उसी तरह ये हमारा दीनी फ़र्ज़ भी है। तो जब किसानों पे अंदर, जब शाहीन बाग के नाम पे मुसलमान सीए के नाम पे आंदोलन कर रहा था, तब जो हमारे सिख किसान हैं पंजाब के, वो हमारी ताइक में आए थे। उन्होंने आकर वहाँ पे हुकूमत को कहा कि भाई अगर शाहीन बाग को उठाना चाह रहे हो तो पहले हमारी लाशों से गुजरो। आज वही सिख, वही पंजाब का सिख किसान कानून, काले कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहा है। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि हम उनके लिए लड़ें? तो इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक मंच उपलब्ध कराया, एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया कि आप आइए और हम उनके साथ में खड़े रहते हैं। ये वोट मांगने का आंदोलन नहीं है, ये तायद का आंदोलन है, ये जमहूरियत को मजबूत करने का आंदोलन है, ये मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो बदगुमानी फैलाई गई है उसको दूर करने का आंदोलन है। और मुसलमानों का जो समाजी किरदार बदनुमा बनाने का काम आरएसएस ने किया, उस सामाजिक किरदार को सुधारने का आंदोलन। सर आपने जैसे पहले कहा कि ये आरएसएस का सरकार है, तो सर इस सरकार को रोकने के लिए कहीं ना कहीं एकजुट होने की ज़रूरत है जी। अब वंचित बहुजन आघाड़ी अगर एक पार्टी, आपको लगता है कि सरकार को रोक पाएंगी, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट गिराने में आप सक्षम रहेंगे,
तो ऐसा क्यों नहीं वंचित बहुजन आघाड़ी करती कि कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, हाँ, फिर एमआईएम से तो आपका गठबंधन था, उसके रूप में हमने देखा कि औरंगाबाद को खासदार मिला। तो सर ये गठबंधन क्यों बरकरार नहीं रखा जा सकता है कि इस बरकरार रखने के वजह से कहीं ना कहीं सरकार को एक फ़र्क पड़े? देखिए, ये पार्टियां जिनकी एक दौर में कभी ताकत हुआ करती थी, आज खुद कमज़ोर हो गई है। आज कांग्रेस राष्ट्रवादी का आप नहीं रहे, सिवाय मुसलमानों के उनको कोई वोट नहीं करता है। जब वो पार्टियां अपना खुद का वोट बेस नहीं बचा पाती, वोट पार्टी को हमने साथ में लेके क्या करना है? हम आवाम को साथ में लेंगे। मजबूत तो हो सकते हैं। आवाम किसी पार्टी से बंधी हुई नहीं है, आवाम किसी पार्टी, लेकिन मजबूत तो हो सकते हैं। कोई पार्टी किसी आवाम की, महाराष्ट्र के अंदर मैं आपको मैं बता रहा हूँ, उनके पीछे लोग ही नहीं है ना। महाराष्ट्र के अंदर तीनों मिलकर सरकार बनाई है। आप बताइए मुझे कि उनके पीछे लोग ही नहीं है। महाराष्ट्र में तीनों ने मिलकर सरकार बनाई है। हाँ, तो अगर एमआईएम, वंचित बहुजन आघाड़ी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी अगर ये मिलते तो कहीं ना कहीं ये भी सरकार बनाने में। मुझे बताइए कि आवाम अगर जब एकजुट हो जाएगी किसी एक पार्टी के हक में, तो दूसरे पार्टियों को साथ में लेने की ज़रूरत क्या है? पहली चीज़, इसलिए हम ये मानते हैं कि अब कांग्रेस के अंदर, राष्ट्रवादी के अंदर वो ताकत नहीं रही कि वो लोगों को जिस दौर में 30-40 साल पहले करते थे। ये बुज़दिल पार्टियां हैं, ये अपने खुद के नेहरू को नहीं बचा पाए, नेहरू का हाईजैक किया, उनके वल्लभ भाई पटेल को नहीं बचा पाए, उसको संघ ने हाईजैक कर दिया। उन्होंने अपने इंदिरा गांधी की शहादत को और किरदार को नहीं बचा पाए, उनके बारे में बदगुमानी फैला दी गई। जो पार्टी अपने खुद के आइकॉन को अगर नहीं सिक्योर कर सकती है, तो वो बाकी अक़लियती जमात या उनके इसकी हिफाजत नहीं कर सकती है। तो ये पार्टियाँ हम नहीं मानते कि ये आज मुसलमानों की क़यादत करने के कैपेबल है, काबिल है। इसलिए आज आवाम खुद चाहती है कि कोई एक तब्दीली आए, कोई विकल्प आए, कोई बदलाव आए, और इंशाल्लाह वो बदलाव के लिए समाज को समाज से जोड़ने का काम करते रहेंगे। वक्तों में वंचित बहुजन आघाड़ी के अंदर कोई बड़े चेहरे ऐसे नज़र आ सकते हैं महानगर पालिका में, औरंगाबाद के अंदर जब हम बात करते हैं तो कोई ऐसे बड़े चेहरे जिसको देखकर लोग ऑटोमेटिक जो है आपसे अटैच हो जाए, कोई ऐसे चेहरे वंचित बहुजन आघाड़ी के अंदर आने वाले वक्तों में? देखिए, आपकी बात से मैं सहमत करता हूं कि बड़े चेहरे चुनाव के आसपास में एक दूसरे की तरफ आते जाते हैं, और हमारी भी कांटेक्ट में कई सियासी शख्सियतें हैं जिनसे बातचीत चल रही है। लेकिन मैं आवाम को भी पूछना चाहता हूं कि चेहरों को देखकर हम जाने वाले हैं या एजेंडा को देखकर जाने वाले हैं? हमको अपने मुस्तकबिल के एजेंडा को समझकर सियासत करनी चाहिए। आपने अब तक सबको मौका दिया है, सबको मौका दिया, जज्बात में आके भी मौका दिया, और अपने आप को नाम यहाँ सेक्युलर पार्टियों ने सेक्युलर कह दिया तो उनको भी मौका दिया। तो अब हम चाहते हैं कि मुसलमान एक एजेंडा को देखकर सामने आए, और इंशाल्लाह ऐसा एजेंडा हम यहाँ पे सामने लाएंगे। और जो चेहरे कौम और मुल्क की खिदमत के जज्बे से जुड़ना चाह रहे हैं, ऐसे चेहरों को हम मौका देंगे। लेकिन जो सिर्फ अपने मफाद तक, खुद के मफाद के लिए अगर करना चाह रहे हैं, तो जो दिगर पार्टियों ने गलती की पिछली बारी में, आप चुना के 25 लाए लेकिन वो 25 के 25 लोगों ने काम नहीं किए, तो फिर आवाम को आप क्या जवाब दोगे? इसलिए हम मफाद परस्त लोग अगर रहेंगे तो उनको नहीं लेंगे, लेकिन जो कौम और मुल्क के हक में काम करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह उनको मौका देंगे। तो एमआईएम के साथ आपका फिर गठबंधन हो सकता है सर आने वाले वक्तों में? नहीं, देखिए, खुली बात है कि एमआईएम के साथ में गठबंधन होने का बेनिफिशियरी और फ़ायदा औरंगाबाद लोकसभा में एमआईएम ले चुकी थी, और ये फ़ायदा दिगर तबकों को मिलना चाहिए था, दिगर मुसलमानों को मिलना चाहिए था। अगर हमारी एक कोशिश में एक एमपी चुन के आया था तो कई एमएलए चुन के आ सकते थे, लेकिन जिनको एमपी बना दिया वो चाहते ही नहीं। आप जवाब अगर पूरा नहीं सुनना चाह रहे होंगे तो सवाल मत पूछिए। नहीं, सुनिए ना मेरी बात। आप जवाब पूरा सुनेंगे तो ये नहीं, फिर मैंने आपको पहले कहा सवाल आप जो पूछना चाहे पूछो, लेकिन जवाब मुझे पूरा बोलने दीजिए। आपको नहीं, आप बीच में रोकोगे तो फिर क्या फायदा उसको? नहीं, दिक्कत गठबंधन आखिर टूटा क्यों? तो आप, मैं आ रहा हूँ ना उधर, लेकिन आपको जब आपके ऊपर बात आती है आप काट देते हो उसको। तो आप यहाँ पर किसी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं या चैनल की कर रहे हैं? तो इसलिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए कि जब लोकसभा में वो गठबंधन का फ़ायदा जिस शख्सियत को मिला था, वो शख्सियत को लगता नहीं है कि और ऐसे 5-25 एमएलए बन जाए और ऐसे 5-25 लोग चुन के आ जाएं, क्योंकि मुसलमान 5 से 15 हज़ार वोटों के फ़र्क से ही हारा है आज तक, और वो फ़र्क वंचित ही पूरा कर सकती थी। वंचित का ही, हिंदू वंचित का ही सेक्युलर तबका ऐसा था जो मुसलमान को भी वोट देने के लिए तैयार था, और दिया इसने वोट। तो ये फ़ायदा और लोगों को पहुंचना चाहिए था, वो पहुंचने नहीं देना चाह रहे, इसलिए एग्जिट किए। वंचित ने नहीं तोड़ी है, दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने वाला जो है उसको वो जिम्मेदार है। और हम नहीं चाहते कि अब आइंदा ऐसा कोई पार्टनर आए कि जो ऐसे अपना फ़ायदा करे और बाहर निकल कर चला जाए। हम ये चाहते हैं कि वंचित का और मुसलमानों का गठबंधन होना चाहिए। वंचित और मुसलमान एकजुट होंगे तो क्या कर सकते, ये लोकसभा से देख लिया। अब अगर औरंगाबाद में इंशाल्लाह वंचित और मुसलमान एकजुट हो जाएंगे तो इस बल्दिया के इलेक्शन के अंदर जितनी फिरका परस्त तंजीमें सर उठा रही है ना,
जो ये नाम के नाम पर और बात के नाम पर जो जहर फैला रही है, इनको ठिकाने लगाने का काम सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी ही कर सकते हैं। आने वाले वक्तों में जो आपका एक बहुत बड़ा आंदोलन है 27 को, उसके बारे में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता को यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जिस तरह से आज किसान रास्ते पे उतरा है, अलग अलग वक्त में मजलूम जो होते हैं वो बिखर के रह जाते हैं, और हम बिखरे हुए हैं इसलिए हमारे ऊपर भी जुल्म होता है। अब जब मुसलमान पे जुल्म होगा बाकी नहीं बोलेंगे, और जब दिगर पे जुल्म होगा और मुसलमान नहीं बोलेंगे, तो ये सूरत हाल को कहीं बदलने की ज़रूरत है। अगर नहीं बदलेंगे तो हम नहीं बता सकते कि आने वाले कितने दिनों तक हमारी शहरियत और हमारी दस्तूर या संविधान कायम है। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से काम चल रहा है, किसान इस मुल्क का सबसे बड़ा मजलूम है, क्योंकि लाखों किसानों ने खुदकुशी की है। अपने रियासत के अंदर भी कुछ महीनों के अंदर 14,000 से ज़्यादा किसानों ने खुदकुशियाँ की है। तो ये अब तक के लाखों खुदकुशी किए वाले किसान भी एक मजलूम है, और इन मजलूमों के हक में हमको आकर खड़ा होना पड़ेगा। जब हमारे पिछड़े भाइयों के ऊपर जुल्म होता है तब भी हमको रास्ते पे आना पड़ेगा, और आप पे जब जुल्म होगा तो इंशाल्लाह ये भी पिछड़े तबके और ये मजलूम आपके साथ खड़े रहेंगे। तमाम मजलूमों को एक होने का हुक्म है, यह हमारा दीनी फ़राइज़ा भी है और यह हमारा जमहूरी फ़र्ज़ है। इसलिए मैं औरंगाबाद की आवाम को यह अपील करता हूं कि एक मंच देने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया है। आपको 27 तारीख को जो आंदोलन होने जा रहा है, जितने समाजी संगठन हैं, उलेमा इकराम से मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि आपके तायद के बिना, आपकी दुआओं के बिना कोई एहतजाज कामयाब नहीं होता है। हम आपसे भी अपील करते हैं कि उलेमा इकराम ने, सभी मसलक के फ़िक्र के लोगों ने इकट्ठे आकर इस आंदोलन को तायद करनी चाहिए और इस आंदोलन में शिरकत करनी चाहिए। इंशाल्लाह ये आंदोलन औरंगाबाद का अगर हज़ारों की लाखों की भीड़ अगर इकट्ठा होकर किसानों की तायद में खड़ी होती है तो ये मैसेज जाएगा कि अब इस मुल्क का मुसलमान आरएसएस की साजिश को तोड़ने के लिए आगे आया हुआ है, और इंशाल्लाह हम इस मुल्क के अंदर दस्तूर, संविधान और सेकुलरिज्म की सियासत को फिर से जिंदा करके रहेंगे। सर, एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा जी, एक चंद सेकंडों में आपसे पूछूंगा कि आने वाले वक्तों में वंचित बहुजन आघाड़ी औरंगाबाद से कितनी सीटें लड़ा रही है? एक दूसरा साहब, अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ताकत बनने के लिए एकजुट होना जरूरी है, आपने भी बताया कि एकजुट हम होंगे तो हमारी ताकत बनेगी। अब जो है मुस्लिम लोग आपसे जुड़ रहे हैं, हमने तभी देखा मुस्लिम लोग जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मराठा समाज हो, सिख समाज हो। उसके अलावा अगर आप 2 या 3 पार्टी एक साथ मिल जाती हैं, जैसे बीएसपी है, एमआईएम है, अब अगर आने वाले वक्तों में अगर एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना तीनों मिलकर लड़ते हैं तो ये मजबूत मानी जा सकती है। तो आप अगर तीनों मिलकर अगर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी मजबूत नहीं माने जाएंगे औरंगाबाद शहर के अंदर। आने वाले वक्तों में आप भी कहीं ना कहीं महापुर के चांसेस भी बना सकते हैं, या फिर पोजीशन सामने बैठने के भी आप चांसेस बना सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप दलित और मुस्लिम को लेकर आप खड़े हो जाएंगे, एमआईएम एक तरफ चली जाएंगी, बीएसपी एक तरफ चली जाएंगी, तो इससे आपको नुकसान हो सकता है कि सर? हम नहीं समझते कि आज के दौर में जो पार्टियों का आप नाम ले रहे हैं उनके पीछे लोग हैं। आपने कहा बीएसपी, ठीक है, पिछले बारे में बीएसपी के 5-6 कुछ नगर सेवक चुनकर आए थे, आज कहाँ हैं? आज वो नगर सेवक कहाँ हैं? वो नगर सेवक कई पार्टियों के कांटेक्ट में हुए। बीएसपी का संगठनात्मक ढांचा होगा या कोई भी, मैं एक पार्टी के हद तक नहीं कह रहा हूँ, ये जितनी पार्टियों का आप जिक्र कर रहे हैं, आवाम इनसे उकता चुकी है। खुद शिवसेना को इतने साल सत्ता देने के बाद ये ढंग से पानी नहीं पिला सकते। अगर इतने सालों के अंदर लोगों को पानी के लिए अगर मोहताज होना पड़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आवाम इनको फिर से चुनकर देगी, और वो चुनकर नहीं देगी। डेवलपमेंट ये कर नहीं सके हैं, ये लोगों ने खस्ता हालत में और बर्बाद कर दिया है औरंगाबाद शहर को, और जहन्नुम की जैसी हालत यहाँ पे बना दी है। इसी लोगों से उकताए हुए अब लोग उधर ध्यान न दें, इसलिए ये नाम की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके के काम यहाँ पे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आवाम बहुत बेदार है और हम आवाम में जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अभी बताया कि दिगर तबके भी, यानी सभी मज़हब के लोग और मुसलमान भी कसीर तादाद में अभी वंचित से जुड़ रहे हैं, तो आपने उसको तस्लीम किया, आपका शुक्रिया। और ये हकीकत है, और सिर्फ वही नहीं, अभी हमारे कोटगेले आपले पाटिल, लोखंडे पाटिल, अभी हमारे सब समाज के घटक के लोग, आप देखो हमारी कार्यकारिणी जो विस्तारित हुई है, 12 लोगों की, 10 लोगों की कमेटी थी, हमको उसको 35, 50, 48 लोगों की करनी पड़ी। सबको हम जिम्मेदारियां दे रहे हैं, काम दे रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि सब तक तो हम पहुंच रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वक्त में वंचित बहुजन आघाड़ी बड़ी ताकत के साथ में इन फिरका परस्तों के और जो बुज़दिल कांग्रेसी है, इनके सामने एक पर्याय बन के खड़े रहेंगे। चलिए, जो फारूक अहमद साहब, इनका ये कहना है कि आने वाली जो 27 तारीख है इस मोर्चे को कामयाब करे। जैसे इन्होंने कहा कि हमारे शहर के उलमा इकराम से अपील की है, जितने भी फ़िरका जमात है इनसे भी अपील कर रहे हैं, मुस्लिम समाज से इन्होंने बड़ी दर्दनाना एक अपील की है कि आप लोग जो है इस मोर्चे को, इस आंदोलन को जो है मजबूत बनाएं, और जहां पहुंचने के लिए कहा गया है वहां पर पहुंचकर इसको मजबूत बनाएं। और एक इनसे बात करके एक चीज़ समझ में आई, जैसे इन्होंने कहा
एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, इन्होंने 20 साल औरंगाबाद को जो है खंडर बनाकर रख दिया है। फारूक अहमद साहब का ये कहना है। अब आने वाले वक्तों में देखते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी अकेले ही मैदान में उतरेगी या फिर एमआईएम हो, बीएसपी हो या वंचित हो, ये तीनों मिलकर एक बार फिर मैदान में उतरेंगे। गठबंधन को देखना है। आगे वाले वक्तों में इलेक्शन होना है औरंगाबाद के, बहुत जल्द रिजल्ट जो है हमारे सामने आएगा। हम फिर जो है फारूक अहमद साहब से कोशिश करेंगे आने वाले वक्तों में बात करने की। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।